हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रेड वाला जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 11th की केमिस्ट्री जो हमारे पास होगा केमिस्ट्री, और लेसन हमारे पास रहेगा लेसन नंबर 5, द्रव्य की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर। जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, वैसे तो हमारे पास द्रव्य की अवस्थाएं 5 होती हैं, लेकिन मोस्टली जो मुख्य जो हमारे पास होती हैं द्रव्य की अवस्थाएं, वो हमारे पास 3 होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, देखो पहले देख ही लेते हैं। अवस्थाएं मतलब द्रव्य की अवस्थाएं जो बच्चा हमारे पास होती हैं, अवस्थाएं जो होती हैं वैसे तो हमारे पास कितनी होती हैं, वैसे तो हमारे पास 5 होती हैं। कितनी होती है, वैसे हमारे पास 5 होती हैं। सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखना, हमारे वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखो ये जो हमारे पास है, सबसे पहली हमारे पास जो अवस्था होती है वो होती है ठोस, जिसे सॉलिड बोलते हैं। दूसरी हमारे पास जो होती है द्रव, ठोस द्रव, जिसे लिक्विड बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और तीसरी आती है हमारे पास गैस, जिसे गैस बोलते हैं। फिर उसके बाद में आती है प्लाज्मा, उसके बाद में प्लाज्मा, फिर उसके बाद में आता है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे पास 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। किसकी हो जाती हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। ये सब लोगों को पता होंगी। द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से ठोस द्रव गैस ही हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से हमारे पास ठोस द्रव गैस ही मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। जो हमारे पास ठोस होता है बच्चा, ठोस, ये मार्कर है, इस समय ठोस है, मार्कर हमारे पास ठोस होता है। जैसे उसके जो अणु, जो ठोस हमारे पास होता है उसका जो आयतन होता है हमारे पास, उसका जो हमारे पास आयतन और आकार, ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं हमारे पास। जो द्रव हमारे पास होता है, इसका आयतन जो हमारे पास होता है, ये तो हमारे पास निश्चित होता है, ये तो हमारे पास निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है बच्चा, ये हमारे पास क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये हमारे पास क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन जो गैस हमारे पास होता है, उसका ना ही आकार और ना ही आयतन, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसका ना कोई आकार होता है गैस का, और ना ही कोई हमारे पास आयतन इसका होता है। इसको जिस ये मतलब जहां पर इसको रखेंगे उसी का एरिया कवर कर लेगा। तो ठोस हमारे पास सॉलिड जो हुआ, इसका आयतन और आकार दोनों सेम होंगे। मतलब जैसे मार्कर है, अगर जो हम बोर्ड पर रख दें तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या कर लेगा, कवर कर लेगा हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। द्रव जो हमारे पास होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, मतलब जैसे पानी देखा है, पानी अगर जो है तो पानी ही रहेगा। ठीक है, ना कि उस पर कोई बाह्य प्रक्रिया की जाए। अगर जो इसको गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, अगर जो कूल करेंगे तो वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और आकार तो हमारे पास इसका अनिश्चित होता है। पानी को हम जिस रूप में, जिस आकार में रखेंगे, वही आकार हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। जैसे हम एक कप में अगर जो पानी को रख लें, ग्लास में पानी को रख लें, बोतल में पानी को रख लें, तो वो उसी का एरिया कवर कर लेगा। इतनी बात समझ में आई। उसी हिसाब से तुम्हारे पास गैस है, गैस का ना तो आकार ना ही आयतन, कुछ भी निश्चित नहीं होता है, सब अनिश्चित होते हैं। पाद होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग छोड़ते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं, वो जो आप लोग छोड़ते हो ना, जैसे छोड़ देते हो तो तुरंत एरिया क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तुरंत सब लोग भागने लगते हैं, अरे किसने पाद दिया। ठीक है, इस टाइप से जो क्या होती है गैस, तो बिल्कुल
हवा में है, समझ लो ऐसे, ना उसका आयतन ना ही आकार, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तुम लोग ना मानना तो एक कमरे में पात के देखना जहाँ पर 10-20 लोग बैठे हो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा गैस क्या होती है, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है या नहीं होता है। अगर जो आकार आयतन निश्चित होगा तो आप जैसे पादोगे उसको मुट्ठी में बंद कर लेना और पता चल जाएगा, तो उसको बंद कर लेना। अगर जो नहीं कवर पाओगे तो उसको आकार और आयतन दोनों क्या हो जाएंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता चल गई। तो उसी पे अब आते हैं गैसीय नियम जो हमारे पास है। मैं वो गैसीय नियम इसमें डिस्कशन करता हूँ। जो हमारे पास बायल का नियम आता है, चार्ल्स का नियम आता है, दाब का नियम आता है, आदर्श गैस समीकरण आता है। इस टाइप के जो नियम है मैं वो नियम आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही अच्छा लेसन हमारे पास है ये वाला, इम्पोर्टेंट, ये फिजिक्स में भी है तुम्हारे पास और इसमें भी हमारे पास है। जो गैसीय नियम हमारे पास आते हैं, क्या आते हैं, गैसीय नियम बच्चा देखो इधर क्या आते हैं हमारे पास, गैसीय नियम जो हमारे पास आते हैं, क्या आते हैं, गैसीय नियम। गैसीय नियम कितने होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है बायल का नियम। क्या आता है, बायल का नियम हमारे पास, किसका, बायल का नियम। देखो बायल का नियम जो था 1662 ईस्वी में इन्होंने रॉबर्ट बायल ने किया था। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट बायल। इनका पूरा नाम होगा, क्या होगा, रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल इनका पूरा नाम होगा, इतनी चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आता है चार्ल्स का नियम, किसका, चार्ल्स का नियम। ये फिजिक्स में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ये 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में इस नियम की क्या हुई थी, खोज हुई थी, जिसे गैलुसैक ने, जिसे गैलुसैक जो थे हमारे पास, वो जो गैलुसैक थे उन्होंने इस नियम का जो प्रतिपादन किया था चार्ल्स के नियम का, वो सन 1802 ईस्वी में इसे मतलब बताया था कि ये नियम ही है। ठीक है, इसे प्रतिपादित किया था। उसके बाद में आता है दाब और ताप का नियम। दाब और ताप या कह सकते हैं गैलुसैक, या कह सकते हैं गैलुसैक का नियम, गैलुसैक का नियम। उसके बाद आता है आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। ये आते हैं 4 नियम। आज मैं आप लोगों को चारों नियम बताऊंगा। ये चारों नियम होते क्या है, इस चारों नियम को मैं एक डिटेल से और अच्छी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। ये नियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये चारों नियम होते क्या, तो सबसे पहले आता है बायल नियम। एक चीज याद रखना इसमें बच्चा, एक चीज याद रखना, P होता है, V होता है। एक चीज मैं तुम्हें डिटेल से थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना। जो हमारे पास P होता है, V होता है, और हमारे पास T होता है, और हमारे पास N होता है। P का मतलब हमारे पास होता है दाब, V का मतलब हमारे पास होता है आयतन, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, T का मतलब होता है ताप, और N का मतलब होता है मोलों की संख्या। N का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, इतना याद रखना। अगर जो हम P और V मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएगा बायल का नियम। क्या बन जाएगा, बायल का नियम बन जाएगा। किसको किसको मिला देंगे, P और V को मिला देंगे तो बायल का नियम बन जाएगा। अगर जो V और T को मिला देंगे तो चार्ल्स का नियम बन जाएगा, चार्ल्स का नियम बन जाएगा। अगर जो हम इसमें जो हमारे पास होता है, ये इतनी चीज चार्ल्स का नियम, ताप और दाब, अगर जो इसमें P और T हम मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दाब और ताप का नियम बन जाएगा, दाब और ताप का नियम। अगर जो हम इसमें V और N मिला दें, V और N, तो हमारे पास बन जाएगा जो वो होता है, एक और नियम इसमें होता है आदर्श गैस करके, उसमें बन जाएगा तुम्हारे पास। तीनों जब मिला देंगे, ये वाला बायल, चार्ल्स, दाब, ताप, ये तीनों लोग जब मिला देंगे हम, तब हमारे पास बन जाएगा आदर्श गैस समीकरण जिसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बायल का नियम बता रहा हूं तुम्हें, क्या होता है बायल का नियम बच्चा, क्या होता है बायल का जो नियम हमारे पास होता है, बहुत ही सरल नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें फिजिक्स में भी मिलेगा और इसमें भी हमको मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इतना याद रखना। मतलब जो हमने अभी क्या बताया था, P और V अगर जो मिला दे, देखो इसकी जो खोज हुई थी वो
1962 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने किया था। 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने इस नियम की खोज की थी। क्या बताया था? जो P होता है वो किसके, जो P होता है वो आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। मतलब जो दाब हमारे पास होता है वो आयतन, क्या वो आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। वो क्या होता है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। जो दाब होता है वो आयतन के क्या होता है बच्चा? वो क्या होता है मेरे दोस्त? वो क्या होता है दोस्त? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। जो दाब होगा किसी गैस का दाब, उसके आयतन के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चा? हमने क्या बताया? किसी गैस का दाब, अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा और साथ में लिखना मत। पहले एक बार हमारे वीडियो को देख लें, उसके बाद में लिखने में तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट में आप बिल्कुल लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इतना याद रखना। तो देखो हमने क्या होता है, किसी गैस का जो दाब हमारे पास है, किसी गैस का जो दाब है हमारे पास, वो किसके? आयतन के, उसी में जो आयतन होता है उसके आयतन के क्या होता है बच्चा? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। फतेह कर देना, एक बात याद रखना, फतेह तुमको करना है। क्या करना है? फतेह करना है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। इतनी बात याद रखना। इतनी बात समझ में आए? तो इस नियम को लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब उस गैस के आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो P, अगर जो इसको हम बराबर मान लें, यहाँ पे K कोई हम कांस्टेंट मान लें, K बटा क्या हो जाएगा? V, इसके नीचे एक मान लो तिरछी गुणा करा ले तो क्या बन जाएगा? PV इक्वल टू K, और इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। यही जो हमारे पास आ गया, ये बायल का क्या आ गया? समीकरण आ गया। लेकिन अब इसका गणितीय रूप लिख दें, जिसपे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। गणितीय रूप अगर जो लिखना हो तो तुमको मानना पड़ेगा, माना दाब, किसी गैस का दाब P1 व P2 है, P1 व P2 और P1 व P2 और जो वो आयतन हमारे पास है, जो आयतन हमारे पास है वो V1 व क्या हमारे पास? V2 है। तब हम क्या मान ले बच्चा? तब हम इसमें वैल्यू पुट कराएं, क्या बन जाएगा? P1 V1 इक्वल टू K, फिर क्या बन जाएगा? P2 V2 इक्वल टू K। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से K बराबर, अगर जो हम K कर दें, देखो K बराबर K, तो P1 क्या बन जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब देखो ये हमारे पास जो समीकरण आ गई, ये इस पे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात आई होप आप लोगों को बिल्कुल इतनी बात समझ में आई होगी। जो ये हम बता रहे हैं इतनी बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी, जितनी बात ये हमने बताई है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ में नोट मत करिएगा, सिर्फ एक बार पहले देख लो, उसके बाद में नोट करने में सिर्फ आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा 5 मिनट लगेगा या बहुत ज्यादा 3-4 मिनट लगेगा नोट करते हुए, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है? जिस तरह से रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इधर देखना मेरे शेरों, यूपी बोर्ड में अब की बार फैसला टक्कर का होगा, मुकाबला टक्कर का होगा। देखो यहाँ से अगर जो P1 की वैल्यू निकालना हो तो P2 V2 बटे कितना बन जाएगा? V1, और अगर जो हमारे पास V1 की वैल्यू निकालना हो तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा हमारे पास P2 V2 बटे कितना? P1। ये हमारे पास यहाँ से अगर जो P2 की वैल्यू निकालना हो तो बन जाएगा P1 V1 बटे कितना? V2। अगर जो हमें V2 की वैल्यू निकालना हो तो P1 V1 बटे कितना बन जाएगा? P2 बन जाएगा हमारे पास, सॉरी ये बन जाएगा P1 V1 बटे कितना? हाँ सॉरी P2 बन जाएगा। ये 4 फार्मूले आ गए, और इन फार्मूलों पे लगवाना है न्यूमेरिकल। जिस हिसाब से हमने ये किया है
उसी हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल चार्ल्स का नियम करना होगा। जो चार्ल्स का नियम हमारे पास होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टी के होता है। मतलब आयतन जो हमारे पास होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात समझ में आई, ये बात आई हो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये अगर जो आप लोगों को ये बायल का जो नियम है, अगर जो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर जो, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया, सर समझ में हमारे आ गया है, सर आप मतलब एक बार फिर से बता दीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, रिपीट करके बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत ही सरल हमारे पास है। इतनी बात समझ में आ गई तो अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।